हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स से अध्याय है एक मात्रक एवं मापन से संपूर्ण अभ्यास का हल देखने वाले हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आप लोग ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज्वाइन करें फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दे, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और शेयर तो आप लोग कर ही देते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अध्याय 1 है मात्रक एवं मापन, और ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न है। टिप्पणी यहाँ पे है, संख्यात्मक उत्तरों को लिखते समय सार्थक अंकों का ध्यान रखिए। तो बहुत महीने हो गए वीडियो बनाए हुए, तो थोड़ा सा लग रहा है। अब देखिए 1.1 है, रिक्त स्थान भरिए। ए में है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन आयतन यहाँ पे खाली स्थान के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आंसर दिया गया है, आप लोग बना ले, क्योंकि एक एक लेटर को एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बी में है किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना के बराबर है। तो खाली स्थान यहाँ पे दिया गया था, तो आप लोग कुछ इस तरह से बना लोगे। आंसर में है आर त्रिज्या व एच ऊंचाई के ठोस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर, ब्रैकेट में है आर प्लस एच। तो यहाँ पे आप लोग मान दिया हुआ रहेगा, आप लोग यहाँ पे बैठा के आंसर आ जाएगा। फिर ठोस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल करके फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो आप लोग इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ पे है सी में, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकेंड में चलती है। खाली स्थान यहाँ पे है, तो आप लोग देख लीजिए इस तरह से आप लोग करके बना लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो 1 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर आप लोग देख सकते हैं 5 आंसर। अब डी में यहाँ पे दिया गया है, शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व खाली स्थान इतना या है। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, आपको बनाना होगा शीशे का आपेक्षिक घनत्व, पानी का घनत्व। फिर हम जानते हैं कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा शीशे का घनत्व बटा पानी का घनत्व। उसके बाद है शीशे का घनत्व बराबर शीशे का आपेक्षिक घनत्व गुना जल का घनत्व, आप लोग कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया एसआई पद्धति में जल का घनत्व इतना हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शीशे का घनत्व फिर पूछ रहा है, तो आप कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब 1.2 है, रिक्त स्थानों को मात्रकों में उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। देखिए आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे फिजिक्स में, लेकिन सारी चीज़ न्यूमेरिकल्स ही नहीं रहते, कुछ आपको थ्योरी वगैरह भी रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। बीम में भी दिया गया है 1 मीटर बराबर इतना। हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15 एम। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब सी में भी देखिए कुछ इसी तरह से है, आप लोग बना लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, पीडीएफ वगैरह बनाने में टाइम लग जाता है। और डी में भी यहाँ पे मान दिया गया है बराबर कितना होगा, तो आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से। अब देखिए 1.3 है, ऊष्मा परागमन में ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहाँ 1 जूल बराबर इतना। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिससे द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा एम के बराबर है, समय का मात्रक गामा एस के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण
यहाँ पे देख सकते हैं इतना है। तो आप लोग उत्तर में दे देंगे ऊर्जा का विमीय सूत्र बराबर होता है ब्रैकेट में mL2T-2 करके। तो माना mL3 तथा m2L2T2 दी गई दोनों पद्धतियों में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि के लिए उसके परिमाण एवं मात्रा का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो इस तरह से करके आप लोग देखिए बना लीजिएगा। अब सभी को मैं कितना पढ़ते रहूं। अब देखिए 1.4 है प्रश्न। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यह वक्तव्य सत्य है कि किसी भी भौतिक राशि को किसी मानक की तुलना में बड़ा या छोटा कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है एक लड़के का द्रव्यमान 40 किग्रा है। यह द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम है की तुलना में बहुत कम है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यहाँ पे देख सकते हैं 9.1 गुने 10⁻31 किग्रा की तुलना में बहुत अधिक है। अब देखिए इसका ए में है परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। उत्तर है एक परमाणु का आकार शुगर के घन की तुलना में बहुत छोटा है। अब बी में दिया गया है यहाँ पे जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। उत्तर हो जाएगा एक जेट वायुयान सुपरफास्ट ट्रेन से तेज गति करती है। और सी में दिया गया है यहाँ पे बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान यूरेनस ग्रह के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक है। तो वीडियो को लाइक करते अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। उत्तर हो जाएगा किसी कमरे में उपस्थित वायु में अणुओं की संख्या वायु के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या से बहुत अधिक है। अब ई में है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। उत्तर हो जाएगा वक्तव्य में पूर्णतः सत्य है। और एफ में आता है यहाँ पे ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। उत्तर में हो जाएगा वक्तव्य पूर्णतः यहाँ पे सत्य है। ठीक है। अब 1.5 है लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगाता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर कुछ इस तरह से लिखिएगा आप लोग। प्रकाश की वायु में चाल c बराबर 1 लंबाई का नया मात्रक यहाँ पे दिया गया है s। प्रकाश द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय t बराबर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा 500 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा प्रकाश की चाल गुना समय। ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। तो 500 लंबाई का नया मात्रक आंसर आ जाएगा। अब 1.6 है यहाँ पे लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। उत्तर ए है यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जिस उपकरण का अल्पतमांक न्यूनतम होता है वह सबसे यथार्थ उपकरण कहलाता है। वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है। अब आगे है मुख्य पैमाना खाना MSD बराबर 1 mm। वर्नियर पैमाने पर बने 20 भाग मुख्य पैमाने पर बने 19 भागों के बराबर होंगे। अब देखिए चूँकि वर्नियर पैमाना खाना VSD बराबर 19/20 MSD वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक बराबर इतना दिया गया है। आप लोग देख लीजिए फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से नहीं बनेगा तो आप लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं। अब यहाँ पे बी में है एक स्क्रू गेज जिसकी चूड़ी अंतराल 1 mm और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्क्रू गेज यानी कि जिसे पेच मापी कहते हैं कि पिच बराबर 1 mm वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या बराबर 100 पिच। स्क्रू गेज की अल्पतमांक बराबर वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे
फिर आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, सारा दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो दिए गए प्रकाशिक उपकरण की अल्पतमांक न्यूनतम है, अतः दिया गया प्रकाशिक उपकरण ही सबसे यथार्थ उपकरण है। अब देखिए 1.7 में दिया गया है, कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार परीक्षण करता है और उस ज्ञात करता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर दिया गया है, बाल की प्रेक्षित मोटाई बराबर दिया गया है। बाल की अनुमानित मोटाई निम्न सूत्र से दी जा सकती है। आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रेक्षित मोटाई बटा वास्तविक मोटाई, और चूंकि यहाँ पे वास्तविक मोटाई बराबर हो जाएगा प्रेक्षित मोटाई बटा आवर्धन, तो आप लोग करेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, इतना से भाग देंगे तो, ठीक है। अब देखिए 1.8 आता है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए में आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे? उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे धागे का व्यास इतना कम है कि इसका मापन मीटर पैमाने की सहायता से नहीं मापा जा सकता। धागे के व्यास का मापन करने के लिए हम धागे के अनेक फेरे पैमाने पर पास पास लपेटते हैं, फेरों की संख्या गिनकर n ज्ञात करते हैं तथा पैमाने पर लिपटे हुए धागे की लंबाई यहाँ पे l मीटर पैमाने से माप लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, धागे का व्यास यहाँ पे दिया गया है, लिपटे हुए धागे की लंबाई l बटा फेरों की संख्या n, ठीक है, ब्रैकेट में। अब b में आता है यहाँ पे स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1.0 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बड़ा होने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है? उत्तर में हो जाएगा हाँ, स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि उसके वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या बढ़ाकर ही की जा सकती है, क्योंकि स्क्रू गेज की अल्पतमांक को निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए, अल्पतमांक बराबर पिच बटा वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या बढ़ाने पर स्क्रू गेज की अल्पतमांक कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी यथार्थता में वृद्धि हो जाएगी। यह उपाय सैद्धांतिक रूप से तो सही है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह कठिन है, क्योंकि वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या बढ़ाने पर उन्हें पढ़ पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मानव नेत्र की विभेदन सीमा सीमित है, ठीक है, सीमित है, यहाँ पे सीमा लिखा हुआ है। अब आइए चलते हैं सी में। कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाना है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है? उत्तर हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का 100 मापनों के समुच्चय से ज्ञात माध्य व्यास 5 मापनों के समुच्चय से ज्ञात माध्य व्यास की तुलना से अधिक विश्वसनीय होगा, क्योंकि मापन में धनात्मक यादृच्छिक त्रुटि पॉजिटिव रैंडम एरर की संभावना ऋणात्मक यादृच्छिक त्रुटि नेगेटिव रैंडम एरर के बराबर होती है। अतः अधिक प्रश्नों में त्रुटियां परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देती है और हमें अधिक यथार्थ मान प्राप्त होता है। अब देखिए 1.9 है, यहाँ पे किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र होता है।
स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। प्रक्षेपित यहाँ पे पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रक्षेपित होना चाहिए, हो गया है। उत्तर में हो जाएगा स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ऐसे मीटर में बदल लीजिए। स्क्रीन पर मकान के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बराबर इतना मीटर स्क्वायर। फिर है क्षेत्रीय आवर्धन, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा वस्तु का क्षेत्रफल बराबर इतना। फिर है रेखीय आवर्धन बराबर अंडर रूट, यहाँ पे क्षेत्रीय आवर्धन बराबर इतना आंसर आ जाएगा करके। फिर 1.10 में है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। आपको टॉपिक दिया हुआ रहेगा एनसीईआरटी बुक, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग विजिट जरूर करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। ए में है 0.007 मीटर स्क्वायर, तो उत्तर हो जाएगा 0.007 में सार्थक अंक 1 है। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 0, दशमलव के बाद 0 नहीं गिना जाएगा, जो अंक है वो गिना जाता है, तो इसमें 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 1 से कम संख्या में दशमलव के दाईं ओर के पहले अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब देखिए बी में दिया गया है 2.64 गुना 10 के पावर 24 kg, तो में सार्थक अंक 3 है, क्योंकि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं तथा 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो ये 2 भी गिना जाएगा, ये भी, लेकिन ये नहीं गिना जाएगा। ठीक है। सी में है यहाँ पे 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर के पावर -3 करके दिया गया है। में इतना 4 सार्थक अंक है, क्योंकि सभी अशून्य अंक तथा दशमलव भाग में अंतिम अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब डी में आता है यहाँ पे 6.320 जे यानी जूल, तो उत्तर हो जाएगा इसमें 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि सभी अंक तथा दशमलव भाग के अंतिम अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। और ई में है यहाँ पे 6.032 n(m)-2, तो 6.032 में 4 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 0 को माना जाएगा। क्यों माना जाएगा आप देखते हैं। में 4 सार्थक अंक है, क्योंकि सभी अशून्य अंक तथा 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो 2 अशून्य अंक के बीच में आ रहा है, तो ये भी सार्थक अंक माना जाएगा। और अब है यहाँ पे 0. उसके बाद 0006032 मीटर स्क्वायर, तो इसमें 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4। 2 अशून्य अंक के बीच में आएगा, तो ये भी सार्थक अंक कहलाएगा, क्योंकि 1 से कम संख्या में दशमलव के दाईं ओर के पहले अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब 1.11 में दिया गया है धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उचित सार्थक अंकों तक शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए, तो उत्तर में हो जाएगा यदि समान राशि के विभिन्न मान अलग अलग मात्रकों में दिए गए हों, तो सर्वप्रथम उन्हें सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तित किए बिना समान मात्रकों में परिवर्तित करते हैं। दिया है यहाँ पे आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यहाँ पे दिया गया है बराबर इतना। शीट का क्षेत्रफल आप लोग 2 × L × B + B × T + T × L करके आप लोग निकाल लेंगे, तो आपका इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद आया है
क्योंकि मोटाई में न्यूनतम सार्थक अंक 3 है, अतः क्षेत्रफल को भी 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर इतना हो जाएगा और आयतन बराबर इतना हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो। फिर आता है 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांक करने पर शीट का आयतन बराबर इतना, आंसर। ठीक है। अब 1.12 में है पंसारी की तुला में, यहाँ पे तुला मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 kg है। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। तो ए में है डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है, तो उत्तर में हो जाएगा दिया है डिब्बे का द्रव्यमान बराबर इतना kg। सोने के पहले टुकड़े का द्रव्यमान बराबर इतना kg। अब सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान बराबर इतना kg और डिब्बे का कुल द्रव्यमान बराबर इतना kg। ठीक है। फिर यहाँ पे डिब्बे के द्रव्यमान में सबसे कम दशमलव अंक अर्थात केवल 1 दशमलव अंक है, अतः डिब्बे के कुल द्रव्यमान का दशमलव के 1 अंक तक पूर्णांकन करने पर डिब्बे का कुल द्रव्यमान यानी कि मास बराबर हो जाएगा 2.3 kg, आंसर। अब बी में है उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान में कितना अंतर है, तो उत्तर में हो जाएगा सोने के टुकड़े के द्रव्यमानों में अंतर, यहाँ पे डेल्टा m बराबर m2 माइनस m1 बराबर हो जाएगा इतना माइनस करेंगे तो इतना ग्राम आ जाएगा। फिर है सोने के दोनों टुकड़े के द्रव्यमानों में 2 दशमलव अंक है, इसीलिए द्रव्यमानों के अचर के द्रव्यमानों के अंतर के मान में भी 2 दशमलव अंक होंगे। अब है यहाँ पे अतः द्रव्यमानों के अंतर का यह मान सही है। 1.13 है भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान यानी कि मूविंग मास m विराम द्रव्यमान जैसे रेस्ट मास mo, इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के बीच है। यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। आगे है कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है लेकिन स्थिरांक c को लगाना भूल जाता है। वह लिखता है, क्या लिखता है भाई, m बराबर m ओ करके m नॉट भी आप लोग बोल सकते हैं बटा यहाँ पे 1 माइनस v का स्क्वायर बटा इसके पावर में हो जाएगा 1/2। अनुमान लगाइए कि c कहाँ लगेगा। अब देखिए इसका उत्तर, लड़के द्वारा लिखा गया संबंध m बराबर यहाँ पे m नॉट करके है माइनस v स्क्वायर के पावर पर में 1/2। विमीय समांगता के नियम से किसी संबंध में दोनों ओर की विमाएं होनी चाहिए, अर्थात संबंध के दोनों पक्षों में m, l व t की घातें समान होनी चाहिए। आगे है m की विमा m नॉट की विमा के बराबर है, अतः संबंध को हर डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 माइनस v स्क्वायर को पावर -1/2 बीमाहीन होना चाहिए। यहाँ संख्या 1 तो बीमाहीन है परंतु v स्क्वायर बीमाहीन नहीं है। इसे बीमाहीन बनाने के लिए इसे समान राशि की समान घात से भाग करना होगा, अतः यह बीमाहीन होने के लिए v स्क्वायर बटा c स्क्वायर होना चाहिए। तो अतः सही संबंध हो जाएगा यहाँ पे m बराबर m नॉट बराबर 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर की पावर 1/2 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.14 है। परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रम है और इसे ए की पावर इस पे ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रम बराबर 1 एंगस्ट्रम बराबर हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का यहाँ पे में कुल आणविक आयतन कितना होगा, m के पावर क्यूब है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना हो जाएगा, r बराबर इतना। एक परमाणु का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, तो बराबर इतना आ जाएगा। फिर एक परमाणु का आयतन बराबर इतना
फिर 1 मोल का आयतन बराबर इतना, फिर इतना, फिर इतना आंसर। अब देखिए 1.15 है। किसी आदर्श गैस का 1 मोल ग्राम अणुक मानक ताप व दाब पर 22.4 लीटर आयतन ग्राम अणुक आयतन घेरता है। हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणुक यहाँ पे आयतन का अनुपात क्या है। हाइड्रोजन के अणु की आमाप लगभग 1 एंगस्ट्रॉम मानिए। यह अनुपात इतना अधिक क्यों है? तो देखिए इसका उत्तर इस तरह से हो जाएगा। मोलर आयतन बराबर दिया गया है 1 लीटर बराबर इतना, परमाणु आयतन बराबर यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मूला आप लोग बैठा लेंगे। मोलर आयतन बटा परमाणु आयतन बराबर इतना, फिर आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये देखिए किसी गैस में अंतराणुक पृथक्करण अणु के आकार से बहुत अधिक होता है। अब 1.16 है, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, 2-3 और होंगे। इस सामान्य प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की गति की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं। आप लोग भी नोटिस किए होंगे, परंतु दूरस्थ पिंड, पहाड़ियाँ, चंद्रमा, तारे आदि स्थिर प्रतीत होते हैं। वास्तव में क्योंकि आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसीलिए ये दूरस्थ वस्तुएं आपको अपने साथ चलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। वस्तु को आँख से मिलाने वाली रेखा दृश्य रेखा, इसे इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन के बाहर स्थित किसी वस्तु का आपेक्षिक वेग तीव्र होगा या धीमा, यह इस रेखा की कोणीय चाल पर निर्भर करता है। निकट स्थित वस्तुओं जैसे पेड़, घर आदि की दृश्य रेखा कम समय में बड़े कोण तय करती है, अतः वे विपरीत दिशा में तीव्र वेग से गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, आगे है बहुत दूर स्थित वस्तुएं जैसे पहाड़, चंद्रमा, तारे आदि की दृश्य रेखा समान समय में छोटे कोण तय करती है, अतः वे लगभग स्थिर प्रतीत होते हैं, अर्थात ट्रेन की गति की दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब 1.17 है। सूर्य एक उष्ण प्लाज्मा आयनीकृत पदार्थ है जिसके आंतरिक क्रोड पर ताप 10⁷ केल्विन से अधिक और बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6000 के है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व की परिसर में होने की आशा है। क्या यह ठोसों, तरलों या गैसों के घनत्वों के परिसर में है? क्या आपका अनुमान सही है? इसकी जांच आप निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.0 गुना 10⁻³ kg। सूर्य की त्रिज्या बराबर 7.0 गुना 10⁸ ml। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की त्रिज्या, द्रव्यमान मास, त्रिज्या रेडियस, सूर्य का घनत्व बराबर हो जाएगा सूर्य का द्रव्यमान बटा सूर्य का आयतन। अब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, फॉर्मूले लगा देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। यह घनत्व ठोस तथा द्रव के घनत्व की कोटि का है, न कि गैस के घनत्व की कोटि का। सूर्य के आंतरिक भाग का ताप 10⁷ केल्विन है, जबकि बाहरी सतहों का ताप लगभग यहाँ पे 6000 केल्विन है। इतने उच्च ताप पर कोई भी तत्व अपनी ठोस अथवा द्रव्य अवस्था में नहीं रह सकता। वह उच्च आयनीकृत हो जाता है तथा वह नाभिक मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं आयनों के मिश्रण के रूप में रहता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य की आंतरिक परतों के बाहरी परतों पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण के कारण प्लाज्मा का घनत्व बहुत अधिक होता है। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे,
ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आप लोग ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सपोर्ट। और अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्ज़ाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे फाइल वाले सेक्शन में जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। अगर आप लोग आगे आपका टारगेट है मेडिकल फील्ड में तो आप लोग NCERT बुक को अच्छे से पढ़ें। 12th का भी रेडी हो रहा है, 11th का भी साथ ही साथ, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।